आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर है 12th क्लास में वो चल रहा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इसमें हमने कल की लाइव क्लास में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हैदराबाद। Hyderabad, the largest of the princely state, was surrounded entirely by Indian territory. हैदराबाद जो था वो क्या था, सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट था। was surrounded entirely by Indian, यानी कि इंडियन टेरिटरी में अगर हम देखें एरिया वाइज तो सबसे बड़ा जो प्रिंसली स्टेट था वो था हैदराबाद। Some parts of the old Hyderabad state are today part of महाराष्ट्र। हैदराबाद इतना स्टेट था कि आज हैदराबाद का, पुराने हैदराबाद का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया है, महाराष्ट्र के हिस्से में आ गया है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी, यानी कि हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद के कुछ हिस्से अब महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में शामिल हो गए हैं। इट्स रूरल कैरीड द टाइटल निज़ाम। हैदराबाद के जो रूलर्स होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनको जो टाइटल दिया जाता था वो दिया जाता था निज़ाम, यानी उनको निज़ाम के नाम से मुखातिब किया जाता था। एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। अब सवाल उठता है निज़ाम कौन होते हैं। निज़ाम निज़ाम जो शब्द है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो दुनिया के में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन की कैटेगरी में आते हैं। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। जो निज़ाम हुआ करते थे, यानी कि रूलर ऑफ हैदराबाद, वो ये चाहते थे कि जो हैदराबाद है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए, यानी कि हैदराबाद आज़ादी के बाद हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। और उसके बाद जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने एंटर इनटू व्हाट वाज कॉल्ड, उन्होंने एक तरह से एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत के साथ, नवंबर 1947 में। फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट। और कुछ चीज़ों को, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी उनको, कुछ चीज़ों को निगोशिएट किया। इन द मेन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। और उसी वक्त जो हैदराबाद के लोग थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया। हैदराबाद जो स्टेट है वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन चलाया। और ये आंदोलन किसके अगेंस्ट था? ये आंदोलन था निज़ाम, जो वहाँ के रूलर थे, निज़ाम का जो रूल था, यानी कि निज़ाम जिस तरह से हैदराबाद पर रूल कर रहे थे, यह आंदोलन उसके अगेंस्ट था। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। तो निज़ाम, विक्टिम ऑफ निज़ाम ऑपरेसिव रूल, यानी कि निज़ाम जिस तरह से ऑपरेसिव वे में रूल कर रहे थे, तो उसका शिकार कौन थे? उसका शिकार थे पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन के जो पीजेंट्री, यानी कि जो फार्मर्स वगैरह थे, जो पीजेंट्स वगैरह थे, ये लोग हैदराबाद के निज़ाम के जो ऑपरेसिव रूल था ये उसका शिकार थे। और इसी वजह से निज़ाम का, क्योंकि निज़ाम ऑपरेसिव वे में रूल कर रहे थे, इसलिए ये जो तेलंगाना के लोग थे ये निज़ाम के अगेंस्ट चले गए और तमाम उसके अगेंस्ट में जाकर आवाज़ें बुलंद करने लगे। वीमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन जॉइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। इस आंदोलन में भी, इस ऑपरेशन, इस जो या अपोज कर रहे थे इस आंदोलन को, एक बड़ी तादाद में औरतों ने भी इसे ज्वाइन किया, यानी कि एक बड़ी तादाद में औरतों ने भी इस मूवमेंट, इस आंदोलन का हिस्सा लिया। हैदराबाद टाउन वाज अ नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और जो हैदराबाद का टाउन था वो इस मूवमेंट का नर्व सेंटर था। नर्व सेंटर यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो हैदराबाद का टाउन था
वहीं से ही ये आंदोलन छिड़ा या इसकी स्टार्टिंग हुई। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। और जो कम्युनिस्ट और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी वो इस मूवमेंट के बिल्कुल कहते हैं ना शाना बशाना रहे। द निज़ाम रेस्पॉन्डेड बाय अनरिलीशिंग अ पारा मिलिट्री फोर्स। निज़ाम रेस्पॉन्डेड, निज़ाम को किसको रेस्पॉन्ड करना होता था? जो पैरा मिलिट्री फोर्स थे जिसको कहा जाता था रज़ाकार। ऑन द पीपल यानी कि जो लोगों के रज़ाकार होते थे, ये क्या थे? ये अनलीशिंग पैरामिलिट्री फोर्स थे। द अट्रोसिटीज़ एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रज़ाकार न्यू नो बाउंड। और जो भी रज़ाकार थे, रज़ाकार तो जो कम्युनल नेचर या एट्रोसिटीज़ की बात करें, अगर हम उनके नेचर की बात करें तो उन पर यानी कि मतलब ये कह सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि रज़ाकारों पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं थी। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड। ये जो रज़ाकार होते थे उन पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, यानी कि वो मर्डर कर सकते थे, रेप कर सकते थे, किसी को भी लूट सकते थे, मार सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, ये तमाम चीज़ें थी। क्योंकि भी आपको बताया कि कम्युनल नेचर, कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। यानी कि जो निज़ाम थे हैदराबाद के, ये किसको मार दिया करते थे, किसका मर्डर, रेप ये सब कर दिया करते थे, ख़ास करके वो लोग जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को ऑर्डर दिया, और आर्मी को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि इन हालातों से किस तरह से निपटना है, इन हालातों को टैकल करे, आर्मी इन सिचुएशन को डील करे। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ द निज़ाम फोर्सेस। और सितंबर 1948 को जो भारत की आर्मी थी उसने निज़ाम फोर्सेस से एक तरह से कंट्रोल अपने पास ले लिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ intermittent fighting, the Nizam surrender. This led to Hyderabad accession to India। और कुछ दिनों में ही, यानी कि जब आर्मी कंट्रोल आ गया, आर्मी वहाँ पहुँच गई, आर्मी लड़ाई लड़ने लगी, तो कुछ दिनों की ही लड़ाई में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा हो गया, भारत के कब्ज़े में आ गया। हालांकि हैदराबाद आज़ादी के बाद किस चीज़ की डिमांड कर रहा था? हैदराबाद डिमांड कर रहा था अपने खुद के इंडिपेंडेंट स्टेटस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मणिपुर। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से चंद दिनों पहले ही, कुछ दिनों पहले ही, द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्रा सिंह, यानी कि जो मणिपुर के महाराजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक असेशन साइन किया ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर विड बी मेंटेन। और ये जो असेशन जो उन्होंने साइन किया था वो किससे रिलेटेड था? इससे रिलेटेड था कि मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि मणिपुर के इंटरनल ऑटोनॉमी में भारत सरकार का किसी तरह का इंटरफेरेंस, दखलंदाजी नहीं होगी। अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लोगों का महाराजा के ऊपर बेइंतहा दबाव था, और इसी दबाव में मणिपुर में इलेक्शन हुए जून 1948 में, एंड द स्टेट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल। और उस इलेक्शन के बाद जो मणिपुर स्टेट था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गई। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होने का मतलब है कि वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाने लगा। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस तरह हम कह सकते हैं कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला हिस्सा था जहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर इलेक्शन हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर इलेक्शन होने का मतलब होता है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोट डाल सकता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद द इंडिया।
अब मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर इस तरह के सवाल उठने लगे, उन पर बहुत सारे लोगों में डिफरेंसेस, यानी कि सब लोग एग्री नहीं कर रहे थे, लोगों के जो रेस्पॉन्सेस थे उनमें फ़र्क पाया जा रहा था। सवाल क्या उठ रहे थे? सवाल उठ रहे थे कि क्या मणिपुर को हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर देना चाहिए। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जबकि जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि हाँ मणिपुर को भारत के साथ मर्ज कर देना चाहिए। अदर पॉलिटिकल पार्टी वर अपोज दिस, लेकिन कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो ये नहीं चाहती थी, जो इसके अगेंस्ट में थी, जो नहीं चाहती थी, जिन्होंने अपोज किया कि मणिपुर को भारत के साथ मर्ज किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। लेकिन जो भारत सरकार मणिपुर के महाराजा को पर दबाव बनाने में कामयाब हुई और 19 सितंबर 1949 को भारत सरकार और मणिपुर के जो महाराजा थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको हम कहते हैं मर्जर एग्रीमेंट। एक मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ उस सितंबर 1949 को विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, मर्जर एग्रीमेंट, इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे कंसल्ट नहीं किया, बिना उससे कंसल्टेशन के मणिपुर के राजा और भारत सरकार के बीच में ये मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। दिस कॉज्ड लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। एंगर एंड द रिसेंटमेंट, द रिपरकशंस ऑफ द विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और लोगों में एक तरह से बहुत गुस्सा, बहुत एंगर, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत मतलब ये हो गया कि राजा ने और भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसको हम मर्जर एग्रीमेंट कह रहे हैं। और उस एग्रीमेंट को करने से पहले जो मणिपुर के महाराजा थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से कंसल्ट भी नहीं किया, और फिर इस तरह से जो मणिपुर था वो भी भारत में मर्ज हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी कि जैसे कि आपको हेडिंग से अंदाज़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नए मतलब स्टेट्स को दोबारा फिर से किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। सवाल उठता है कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्यों थी। तो आपको एक बात बता दूं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ राज कर रहे थे और उन्होंने हमारे देश को स्मॉल कॉलोनीज़ में डिवाइड कर रखा था। और जब वो यहाँ से चले गए और भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद उन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि जो कॉलोनीज़ थी उनको ख़त्म करके उन्हें फिर से स्टेट बनाया गया। The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely state. The process of nation building यानी कि किस तरह से हमें एक नए नेशन की बुनियाद डालनी है, किस तरह से हमें एक नया नेशन बनाना है। Did not end, तो इसका जो ख़ात्मा था यानी कि नहीं हुआ था, वो पार्टीशन इंटीग्रेशन यानी कि बंटवारा हो गया और प्रिंसली स्टेट जो थे वो बन गए, उनको इंटीग्रेट कर लिया गया। तो यहाँ आकर इन दो चीज़ों के बाद हम ये कहें कि भाई नेशन बन गया, तो ऐसा नहीं था। अभी और भी चैलेंजेस आएंगे। नाउ द चैलेंजेस वाज टू ड्रा द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट। अब क्या चैलेंजेस थे? वाज टू ड्रा द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। जो भारत के जो स्टेट्स थे उनकी इंटरनल बाउंड्रीज़ को लेकर भी कुछ चैलेंजेस सामने आने लगे। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉ इन अ वे। अब बाउंड्रीज़ को लेकर किस तरह के चेंजेस आने लगे, जैसे कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल पॉपुलरिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड, जो हमारे यहाँ की है, विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। देखो हमारे यहाँ की, हमारे नेशन की जो यूनिटी है वो एक तरह अफेक्ट ना हो, नेशन की, हमारे जो देश है उसकी जो यूनिटी है, उसकी जो अखंडता है, वो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज से भी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन के मानने वाले लोग रहते हैं।
अब ये यूनिटी इन्फ्लुएंस ना हो, अफेक्ट ना हो, इसको अफेक्ट किए बना ही हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था, ताकि लैंग्वेज का, ताकि कल्चर का, इस तरह की चीज़ों का हमारे नेशन की यूनिटी पर कोई असर ना पड़े। चैलेंजेस बहुत सारे थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज annexed by the British government और the territory ruled by the princely power। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल में क्या था, जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो कैसे उनको बनाया गया था, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की पर्पज़ से बनाया गया था, या ये वो स्टेट थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन पर कब्ज़ा किया था, या वो स्टेट जिनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, जिसको कोई रूलर या राजा महाराजा रूल करते थे। आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दिस डिवीजन एज आर्टिफिशियल एंड प्रॉमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इस तरह से डिवीज़न को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये एक आर्टिफिशियल डिवीज़न है। हैड प्रॉमिस, उन्होंने कहा कि हम डिवीज़न करते वक्त जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसको बेस रखेंगे, यानी कि स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टेट्स को बनाने के लिए हम जिन प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे वो उनमें, और जिस चीज़ों पे काम करेंगे या जो बेस होगा इसका वो होगा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, यानी कि लैंग्वेज की बेस पर हम स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920, कांग्रेस के 1920 का जो सेशन हुआ था, नागपुर सेशन, The principle was reorganized as the basis of the reorganization of Indian National Congress Party। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया कि हम जो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेट का जो फॉर्मेशन करेंगे वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर बेस पर करेंगे। मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन। बहुत सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ थी जिनको लिंग्विस्टिक जोन में डिवाइड कर दिया गया, क्रिएट किया गया। विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये वो कम्युनिटीज़ थी कि आज़ादी के बाद फिर इन्होंने ब्रिटिश इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था उसको फॉलो नहीं किया। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन। बंटवारे के बाद, आज़ाद होने के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो बदली, जिसमें बदलाव आए। Our leader felt that carving out state on the basis of language might lead to disruption and disintegration। हमारे जो लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि carving out of state on the basis of language might lead to the disruption disintegration, कि अगर हम सिर्फ लैंग्वेज को ही बेस बनाते हैं तो उसकी वजह से डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that country face। उनको ऐसा लगा कि हमारे सामने कुछ और भी बहुत सारे दूसरे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो हमारा देश फेस कर रहा है, तो हमें उनको भी देखना है। सिर्फ हम नेशन को रीऑर्गेनाइज करते वक्त सिर्फ लैंग्वेज को ही बेस बनाएंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर। और सेंट्रल लीडरशिप ने, जो भी सेंटर में लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को, इस मैटर को अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट बिकॉज द फैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड। आल्सो द मेमोरी ऑफ द पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। द नीड फॉर पोस्टपोन वाज आल्सो फेल्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट। अब इसको पोस्टपोन करने की वजह जो थी, उसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट थे हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और जो प्रिंसली स्टेट जो थे वो अभी भी मतलब पूरी तरह से इस बात को क्लियर नहीं कर पाए थे, वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे या इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं तो मेमोरी ऑफ पार्टीशन, तो जो हमारे बंटवारे की, यानी कि अभी भी हम जब देखते हैं कि जो पार्टीशन किया गया, ये जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, वो किन किन बेसिस पर किया गया, तो आज भी ऐसा लगता है जैसे कि पार्टीशन की तमाम बातें फिर से
ताज़ा हो जाती। द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर एंड द पीपल। और ये जो नेशनल लीडर्स का जो डिसीजन था उसको लोकल लीडर और लोगों ने चैलेंज किया। प्रोटेस्ट बिगिन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस। और तेलुगु मद्रास के जो पुराने प्रोविंस थे वहाँ के बहुत सारे एरिया में तेलुगु ज़बान भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जिन्हें हम आजकल ये जो हिस्सा है ये किस में आ गया, तमिलनाडु में आ गया है पार्ट। और तमिलनाडु क्या आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, कर्नाटक वो केरला एंड कर्नाटक का हिस्सा है आजकल ये जगह। द विश्वलंधरा मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस। जो विश्वलंधरा मूवमेंट थी उन्होंने क्या डिमांड की, उन्होंने डिमांड की कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को मद्रास से अलग कर देना चाहिए, मद्रास प्रोविंस से, of which they were a part of and to be made into separate आंध्रा प्रोविंस। और इनको एक अलग आंध्रा प्रोविंस बना देना चाहिए। Nearly all the political forces to Andhra region were in favor of the linguistic reorganization। जबकि बाकी जो दूसरे सारे के सारे पॉलिटिकल फोर्सेस थे आंध्रा रीजन में वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस, कि मद्रास जो प्रोविंस है उससे तेलुगु स्पीकिंग बोलने वाले लोगों को अलग करके उनका एक अलग प्रोविंस, एक सेपरेट प्रोविंस बना देना चाहिए। और एक स्टेट को बनाते वक्त लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसी को बेस माना जाना चाहिए। तो ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में थे। द मूवमेंट गैदर्ड मोनूमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। पॉटी श्रीरामुलु, अ कांग्रेस लीडर एंड अ veteran Gandhian, went on the indefinite fast that led to his death after 56 days। अब इस मूवमेंट को क्या, गैदर मोनूमेंटम, इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए एज अ रिज़ल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और नतीजा ये निकला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं वो डगमगाती हुई नज़र आने लगी। और बहुत सारे लीडर्स थे जैसे कि मैं पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस लीडर एंड द वेटेरान गांधी, तमाम वो लोग थे जो एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि कब तक का इनका ये फास्ट चलेगा नहीं पता, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और इसमें से वेंट ऑन द इनडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू बी हिज डेथ आफ्टर का, और इनकी जो 56 दिन बाद लगभग इनकी डेथ भी हो गई। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड अनरिजल्टेड इन वायलेंट आउट ब्रस्ट इन आंध्रा रीजन, जिसकी जब इनके लीडर्स की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी वजह से जो आंध्रा रीजन है वहाँ पर एक तरह से वायलेंट, इसका नतीजा क्या निकला, चारों तरफ तमाम लोग वायलेंट हो गए, हिंसक। पीपल इन द लार्ज नंबर लुक टू द स्ट्रीट, और सड़कों पर लोग बाहर निकल आए, प्रोटेस्ट करने लगे। मैनी वर रिजाइंड देयर सीट्स, मैनी वर इंजर्ड और लॉस देयर लाइफ इन पुलिस फायरिंग। और जब लोग सड़कों पर आ गए, वायलेंट हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे, तो लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की। उस फायरिंग में काफ़ी लोग मारे भी गए, ज़ख्मी भी हुए। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइंड देयर सीट इन प्रोटेस्ट, मद्रास में बहुत सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर थे जिन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन दे दिया और जाकर वो प्रोटेस्ट से जुड़ गए। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। और फिर आखिरकार प्राइम मिनिस्टर को ये अनाउंस करना पड़ा कि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट है। और 19 दिसंबर 1952 में जाकर गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया कि हमने आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाया। लेकिन इस सेपरेशन के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो ये तो है, लेकिन अगर इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट है बेटा, ये है ना,
आंध्र प्रदेश भी एक स्टेट, ये आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952, तो दिसंबर 1952 में जो आंध्र स्टेट था वो एक सेपरेट स्टेट बना दिया। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी। तो इसी टॉपिक को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, इसी को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।